हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम बहुलकों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे थे और बहुलकों के वर्गीकरण में हमने 3 टाइप से उनको पढ़ लिया था। एक संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, प्राप्ति स्रोत के आधार पर हम कंप्लीट कर चुके थे और एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखते हैं बहुलकों को अन्य 3 या 4 जो भी प्रकार रह गए हैं उनके आधार पर बहुलक क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर तापमान के व्यवहार के आधार पर। अब तापमान के व्यवहार के आधार पर हमने बहुलकों को 2 भागों में क्लासिफाई किया था। एक तो था हमारा ताप सुघट्य बहुलक या फिर ताप सुमन्य भी इसको कह दिया जाता है, थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है इंग्लिश में इसको। अब ताप सुघट्य बहुलक या ताप सुमन्य बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जिनमें दुर्बल प्रकृति के आकर्षण बल उपस्थित होते हैं और इन दुर्बल प्रकृति के आकर्षण बलों के कारण जब इनको गर्म किया जाता है तो ये गल जाते हैं, पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर दोबारा नए सांचों में इनको ढाला जा सकता है। मीन्स क्या है कि शुद्ध भाषा में समझो आप तो कि आपके घर के बाहर कोई लो प्लास्टिक रद्दी वाला जो आता है वो केवल उसी प्लास्टिक को लेके जाएगा जो रिसाइकिल की जा सकती है। उस प्लास्टिक को वो खरीद के नहीं ले जाता है जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो ताप सुघट्य ताप सुमन्य में वही बहुलक आते हैं जो रिसाइकिल करके नए सांचों में ढाले जा सकते हैं। जैसे पॉलीवाइनल क्लोराइड, पॉलीवाइनल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये ताप सुघट्य प्रकार के बहुलक होते हैं। एक्चुअली इनमें होता क्या है, जब इनको गर्म करके पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद नए सांचों में ढालकर दोबारा न्यू शेप इनको जब दी जाती है तो इनके रासायनिक स्ट्रक्चर में या बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस कारण से रासायनिक परिवर्तन नहीं होने के कारण ये बार बार एक नए सांचों में ढाले जा सकते हैं। तो ये गलनांक क्वथनांक इनका कमी होता है और आराम से इनको नए सांचों में ढालकर दोबारा से हम रिसाइकिल करके काम में ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तापमान के व्यवहार के आधार पर दूसरे बहुलक आपके होते हैं ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग। ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कठोर प्रकृति के होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक बहुलक श्रृंखला है ये दूसरी बहुलक श्रृंखला, ये तीसरी, इसी प्रकार से चौथी बहुलक श्रृंखला, तो इनके मध्य में आपस में क्रॉस लिंकेज होने लग जाते हैं। ये आपस में इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन खुद ही करने लग जाते हैं और बॉन्ड बनने के कारण एक्चुअली क्रॉस लिंकेज होने के कारण एक से दूसरे के बीच में क्रॉस बनने के कारण इनमें क्या बहुत ज़्यादा कठोरता उत्पन्न हो जाती है। इस कारण ये दुर्गलनीय हो जाते हैं, गलनांक क्वथनांकों के मान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनके। इसके अलावा क्या होता है कि जब इनको पिघलाया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं और रासायनिक परिवर्तन के कारण ये दोबारा से नए सांचों में नहीं ढाले जा सकते। तो ये अगलनीय होते हैं या दुर्गलनीय होते हैं और नए सांचों में इनको नहीं ढाला जा सकता है। तो ये होते हैं आपके ताप दृढ़ बहुलक और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे बेकेलाइट, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। ये इस प्रकार के बहुलक आपके कौन से होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। बहुत ज़्यादा कठोरता इनमें पाई जाती है और इनमें क्या होती है? कठोरता नहीं होती है, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है। आसपास की चीज़ों को आप देखोगे तो स्वयं भी बता सकते हो कौन सी प्लास्टिक की चीज़ ऐसी है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है और किसको नहीं। जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं वो ताप सुघट्य और जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते वो ताप दृढ़। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं आकर्षण बलों के आधार पर या आणविक कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर वर्गीकरण। देखो,
आकर्षण के आधार पर बहुलकों को, आकर्षण के आधार पर, आकर्षण के आधार पर बहुलकों को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होते हैं इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक। अब ये प्रत्यास्थ बहुलक का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में प्रत्यास्थता को बोला जाता है इलास्टिसिटी। नाम से स्पष्ट है, इलास्टिक क्या होती है, जिसको हम खींचे तो लंबी हो जाती है और छोड़ दें तो अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, तो वो इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। अब इस बहुलक में होता क्या है कि दुर्बल प्रकृति के बल पाए जाते हैं बहुलक इकाइयों के मध्य में, बहुत दुर्बल प्रकृति के बल होते हैं, और इन दुर्बल प्रकृति के बलों के कारण इस प्रकार के बहुलकों को एक सिरे से पकड़ के जब हम खींचना चालू करते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं। लेकिन साथ के साथ इन बहुलक श्रृंखलाओं के बीच में कुछ त्रियक बंध भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इस तरह से त्रियक बंध भी इनमें उपस्थित होते हैं। और अब ये त्रियक बंध क्या खींचने का विरोध करते हैं, तो इस कारण क्या, दुर्बल बंधों के कारण तो इनको खींचकर लंबा कर देते हैं, और ये जो क्रॉस बंध हैं या त्रियक बंध हैं, कोरिलेटेड जो आपस में दोनों बहुलक श्रृंखलाएं हैं, वो इनको विरोध करती हैं खींचने का, वापस खींचती हैं। ठीक है, तो इस कारण दुर्बल बलों के कारण खिंच गए और छोड़ दिया तो त्रियक बंधों के कारण वापस आ जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनमें दुर्बल प्रकृति के बल पाए जाते हैं, इसके कारण ये अपनी वास्तविक स्थिति से खींचकर लंबे किए जा सकते हैं, और यदि इनको छोड़ दिया जाए तो त्रियक बंधों के कारण पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। सामान्यतः रबर में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और जो नेचुरल रबर होती है, प्राकृतिक रबर होती है, उसमें इस प्रकार के गुण थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल रबर होती हैं उनमें इस प्रकार के गुण बहुत ज़्यादा होती है। साथ में एक बात और याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि त्रियक बंधों को और ज़्यादा प्रवेश करवाकर या फिर बहुलक श्रृंखलाओं में कुछ केमिकलों की सहायता से प्रत्यास्थता का गुण और ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रबर का वल्कनीकरण। और इस रबर के वल्कनीकरण के दौरान क्या होता है कि रबर की बहुलक इकाइयों के मध्य में, जैसे ये कोई रबर की बहुलक इकाई है, इसके मध्य में सल्फर के अणु डाल दिए जाते हैं, जो इसके मध्य में क्रॉस बॉन्ड बना लेते हैं और इसकी प्रत्यास्थता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इस प्रत्यास्थ बहुलक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो याद करो, कल आपने पढ़ा था ब्यूना एन, ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये आपके प्रत्यास्थ प्रकृति के बहुलक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के योग से बनता है। ब्यूना एस क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के संयोग से बनता है। ठीक है, तो ये आपके कौन से बहुलक हुए, प्रत्यास्थ बहुलक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद नंबर 2 पर रेसे। इनको धागा भी बोल दिया जाता है, और इनमें प्रबल प्रकृति के बल पाए जाते हैं। देखो, सबसे दुर्बल प्रकृति के बल पाए जाते हैं प्रत्यास्थ में, उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं ताप सुगट्ट में, उससे ज़्यादा होते हैं रेसे में, और सबसे ज़्यादा प्रबल प्रकृति के बल पाए जाते हैं आपके ताप दृढ़ में। ये इनका ऑर्डर हो जाता है। रेसों को धागे भी कहा जाता है, और इनमें प्रबल प्रकृति के क्या होते हैं, बल उपस्थित होते हैं। प्रबल प्रकृति के बलों के कारण ये जो रेसे होते हैं, ये निविड़ संकुलित संरचना में भी पाए जाते हैं। कौन सी संरचना में होते हैं ये, निविड़ संकुलित। याद है आपको, निविड़ संकुलन हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं कि कम से कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा अवयवी कणों को प्रवेश करवा दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में जो व्यवस्था हमें प्राप्त होती है वो निविड़ संकुलित व्यवस्था कहलाती है, और ये निविड़ संकुलित व्यवस्था इनमें पाई जाती है रेसों में। इसके बाद साथ के साथ ये क्रिस्टल अवस्था में भी होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय होते हैं ये। तो निविड़ संकुलित व्यवस्था के कारण अवयवी कण पास तो आ जाते हैं, इस कारण ये क्या क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, निविड़ संकुलित होते हैं, प्रबल बलों के कारण क्रिस्टलीय होते हैं, और धागों के रूप में इनको जाना जाता है, जैसे नायलॉन 6 पॉलीएमाइड जिनको हम बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रॉन पॉलीएस्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, ये इसके क्या हो जाते हैं, आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं।
तो ये आपके दो वर्गीकरण हो गए, एक तो ताप के आधार पर और एक आणविक बलों के आधार पर। ताप के आधार पर ताप सुमन्य और ताप दृढ़, और आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ बहुलक और रेसे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। देखो, जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। अब नाम से स्पष्ट है, देखो जैव बहुलक। जैव बहुलक क्या होते हैं? जैव बहुलक का मतलब होता है वे बहुलक जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, वो आपके जैव बहुलक कहलाते हैं। जैव बहुलक के अंदर जैसे प्रोटीन, प्राकृतिक स्रोत यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, नेचुरल सोर्सेस से, और एक्चुअली लिखा जैव है तो कुल मिलाकर जीवों के द्वारा प्राप्त। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, सेलुलोस, स्टार्च, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? जैव बहुलक, यानी जीवों से प्राप्त बहुलकों के अंदर आ जाते हैं। लिपिड, ठीक है, तो ये तो होते हैं जैव बहुलक। नेक्स्ट बात आती है, पहले हम बात करते हैं अजैव निम्नीकृत बहुलकों की, कि अजैव निम्नीकृत बहुलकों से मतलब क्या होता है। देखो, अजैव निम्नीकृत का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, ए का मतलब होता है नहीं, मतलब जो जीवों के द्वारा, निम्नीकृत का मतलब होता है अपघटन या अपघटित होना। तो जो जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो बहुलक अपघटित नहीं हो पाते हैं, वे अजैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। और नॉर्मली साधारण जीवन में हम या दैनिक जीवन में हम इन्हीं बहुलकों का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, ठीक है, बेकेलाइट, नायलॉन 6 या 6,6, ठीक है, और जितने भी हमने कल एग्जाम्पल पढ़े थे वो सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, केवल किन को छोड़कर? जैव निम्नीकृत को छोड़कर। तो सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये बहुलक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इनको अजैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। और जैव बहुलक वे बहुलक होते हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिपिड हो गया हमारा, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये आपके क्या कहलाते हैं? जैव बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसके बाद जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक से मतलब क्या होता है? ऐसे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, वे आपके जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देते हैं, इस कारण इनकी डिमांड वर्तमान में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण को भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक्चुअली हमें इनकी आवश्यकता क्यों हुई? देखो, अजैव निम्नीकृत बहुलकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिनका उपयोग इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होने लग गया है। इसके बाद इनका अपघटन होता नहीं है, यानी कि इनको अपघटित करके खत्म किया नहीं जा सकता। कुछ ताप सुगट्टे प्रकृति के जरूर होते हैं जिनको रिसाइकिल करके बार बार काम में लिया जा सकता है, लेकिन रिसाइकिल करने पर प्रदूषण तो होता ही है एनवायरनमेंट में। फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं वगैरह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूट करती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए कि प्रदूषण ना फैले, उसके बाद ये ऐसे बनाए जा सकें जो धीरे धीरे क्या किया जा सकें, खत्म किए जा सकें, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कि कुछ ऐसे बहुलकों का निर्माण किया जाए जो समय के साथ ऑटोमेटिक खत्म होते चले जाएं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाएं। और इस समस्या के निराकरण के लिए जैव निम्नीकृत बहुलक बनाए जाने लगे। जैव निम्नीकृत बहुलक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जब इनका अपघटन कर देते हैं तो समय के साथ ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाए गए हैं, कुछ 4-5 जैव निम्नीकृत बहुलक हमारे सिलेबस में हैं, जिनकी मोनोमर या एकलक इकाई मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था। तो देखो, हम जैव निम्नीकृत बहुलकों को अब कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से जैव निम्नीकृत बहुलक हमें पढ़ने हैं। तो इसमें
फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। लास्ट क्लास में भी हम पॉलीलैक्टिक एसिड पढ़ चुके थे। पॉलीलैक्टिक एसिड या पॉलीलैक्टाइड भी इसको बोल दिया जाता है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट नाम आ जाते हैं PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पूछा जा चुका है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो पॉलीलैक्टिक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड या लैक्टाइड के बहुलीकरण से बनता है। अब लैक्टाइड कैसे देखोगे आप, जैसे मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड दूसरा ऑक्सीजन, इधर आप ऊपर की साइड लगा दो ना, इधर आप इसको कार्बन से अटैच कर दोगे, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा CH3। अब एक्चुअली ये क्या है, कार्बन, क्या है ये कार्बन, जॉइंट का मतलब कार्बन है, तो यहाँ पर CH है, बैलेंसी में आपको बता ही चुका था कार्बन की कितनी होती है 4, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है आपका CH। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कार्बन एटम, ये आप पे आना चाहिए कि जॉइंट का मतलब कार्बन एटम है वहाँ पर, और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो मैंने कल 2-3 बार कल भी बताया था ये, और आपकी सुविधा के लिए ही मैं फिर से बता रहा हूँ। एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, इधर आप ऑक्सीजन लगा दोगे और यहाँ से CH लगाकर इसको क्या कर देना अटैच। इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन लगाओगे और यहाँ से CH लगा के इसको अटैच कर दोगे, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। ये क्या है मोनोमर, एकलक इकाई है ये, और इस एकलक इकाई से हमको बनाना है पॉलीमर यानी कि बहुलक इकाई। तो लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, इसको या तो यहाँ से ब्रेक करोगे या फिर यहाँ से ब्रेक करोगे आप। मान के चलो आपने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, N मॉलिक्यूल इसके हमको लेने पड़ेंगे, और ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा आपका CH, नीचे आपका CH3, फिर आपका C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर से CH, CH से कौन जुड़ा हुआ है CH3, CH3 से C डबल बॉन्ड O, और ये कंटिन्यू। अब एक इकाई पर आप N लगा दो क्योंकि फिर से अगली इकाई वो के वही है, और इसी का नाम क्या होगा पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये जो पॉलीलैक्टिक एसिड है ये क्या होता है, एक एलिफैटिक पॉलीएस्टर होता है, एलिफैटिक पॉलीएस्टर होता है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो एलिफैटिक का मतलब होता है खुली हुई श्रृंखला। ये आपकी कैसी श्रृंखला है, खुली हुई। ये मत कह देना कि ये तो चक्र है, तो चक्र तो मोनोमर में, एकलक इकाई में, खुली हुई श्रृंखला है किसमें, बहुलक में, पॉलीमर में। तो ये क्या है, एलिफैटिक है, मतलब खुली हुई श्रृंखला वाला है, जलाओगे तो धुएं के साथ जलेगा ये। ठीक है, पॉली यानी अनेक, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है N, तो अनेक इकाई है। एस्टर, एस्टर क्या होता है आपका RC डबल बॉन्ड OR, इसको एस्टर बोला जाता है। और R का मतलब क्या होता है कि कोई खुली हुई श्रृंखला, जैसे मैथिल एथिल कुछ भी हो सकती है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ से इस पार्ट को R मान लो। ठीक है, R मानने के बाद ये ऑक्सीजन आपका है, ये कार्बन आपका है, कार्बन पर ऊपर कौन लग रहा है O, और मैंने कहा था इस पार्ट को आप R मान लो। तो चेक करके देखो क्या ये और ये एक ही बात नहीं है, एस्टर नहीं है, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा तो पॉलीएस्टर हो जाएगा। तो पॉलीएस्टर होगा ये, और इस तरह से मैं इसको क्या कह सकता हूं कि जो पॉलीलैक्टिक एसिड है ये एलिफैटिक पॉलीएस्टर होता है। दोबारा समझो एक बार बात, इसको आप R मान लोगे क्योंकि R का मतलब होता है श्रृंखला, तो ये श्रृंखला चली रही है इधर, C डबल बॉन्ड O, फिर इससे O, और फिर इसको R आपको मानना है क्योंकि ये भी श्रृंखला है। तो RC डबल OR ये क्या हो गया, एस्टर हो चुका है। तो ये क्या होता है, एक एलिफैटिक पॉलीएस्टर होता है। नेक्स्ट बात, जो एलिफैटिक पॉलीएस्टर है इसके बाद ये पॉलीएस्टर खुली हुई संरचना में पाया जाता है, ताप सुघट्य होता है। ये कैसा होता है, ये ताप सुघट्य होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पॉलीलैक्टिक एसिड है इसका उपयोग किया जाता है
चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे डायलिसिस करने में, डायलिसिस की जाती है, अपोहन जिसे हम बोलते हैं, तो डायलिसिस करने में इसका उपयोग करते हैं। टाँके लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, टाँके लगाने में। इसके अलावा बायोप्लास्टिक बनाने में। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे टाँके आजकल लगाए जाते हैं, ऑटोमेटिक गल जाते हैं, ठीक है। डायलिसिस की जाती है तो उसकी अपोहन विधि होती है, उसके द्वारा जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है तो रक्त को छानने की प्रोसेस की जाती है इसके थ्रू। तो डायलिसिस में, टाँके लगाने में, बायोप्लास्टिक में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है अगला बहुलक आपका, तो ये होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। क्लियर है? लैक्टिक एसिड के बहुलीकरण से क्या बन जाता है? पॉलीलैक्टिक एसिड बन जाता है, पॉलीएस्टर है ये। नेक्स्ट अगला आता है आपका पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये भी हम एकलक इकाइयाँ कल इनकी पढ़ चुके थे लास्ट। तो आपको एक बात मैंने उस वक्त काफ़ी डिटेल में बोली थी कि आपको यदि मोनोमर यानी कि एकलक इकाइयाँ याद हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा दूसरा जो जैव निम्नीकृत होता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, देखो पहले बहुलक बना लेते हैं हम, तरीका वही है। यहाँ पर अब की बार CH2 ले लेना, ऑक्सीजन से अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन इधर, CH2 और इसको भी आप अटैच कर दोगे, ठीक है। बस अब यहाँ पर एक H लगा दिया है पहले CH3 से, तो ये आपकी इकाई हो जाएगी ग्लाइकोलिक एसिड। और इसकी कितनी यूनिट मेरे को लेनी है? N यूनिट, ठीक है। जब इसका बहुलीकरण किया जाएगा तो बहुलीकरण से यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन, नेक्स्ट आपका CH2 और इससे फिर C डबल बॉन्ड O, और ये आपके N यूनिट हो जाएंगे। अब देखो N मॉलिक्यूल हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि ये इकाई और ये इकाई सेम है, तो डबल पर लगाने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। अब एक्चुअली यहाँ पर देखो, इसको फिर से मैं क्या मानूँ? R, ये CO, यहाँ से फिर O और फिर ये R, ठीक है। फिर इसी प्रकार से COOR, तो इस तरह से पॉली एस्टर ये बनेगा, क्योंकि RCOOR क्या होता है? एस्टर, ठीक है। इनको याद करना, ये बहुत काम की चीज़ें कि एस्टर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एमीन क्या होता है, एमाइड क्या होता है, क्योंकि पिछले 2-3 चैप्टरों से हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं। कई बार आ चुका है COOH ग्रुप, इसको ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एमाइड कई बार आ चुका है, NH2, जैसे एमाइड बॉन्ड आया था CONH2, ये आपका क्या होता है? एमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, CONH2। इसके अलावा और नॉर्मली एमाइड की बात करें तो RC≡NH2, इसको एमाइड बोल देते हैं हम। एमीन आपके आगे आ चुका है, NH2 होता है। एस्टर आपने अभी पढ़ लिया, RCOOR को एस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप आपको क्या याद होते जाने चाहिए, और एक बार यदि ये ग्रुप याद हो गया आपको कि क्या एस्टर होता है, क्या एमाइड होता है, क्या एल्कोहल होता है, क्या एमीन होता है, क्या, तो इससे आपकी क्या ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये क्या बन चुका है आपका? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी क्या है? एक एस्टर है। और कैसा एस्टर है? रेखीय एस्टर कह सकते हो या एलिफेटिक एस्टर कह सकते हो इसको। और इसका उपयोग क्या होता है? ये जो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है, इसकी जल में घुलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, मतलब ये जल में बड़ी आसानी से क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। और जल में डिजोल्व होने के कारण इस जैव निम्नीकृत बहुलक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, टाँके लगाने में। जैसे आपने देखा होगा, हम आजकल टाँके लगवाने जाते हैं तो उनको कटवाने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही शरीर में गल जाते हैं। तो टाँके लगाने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग आजकल वर्तमान में किया जाने लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया दूसरा जैव निम्नीकृत बहुलक। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, तीसरा जैव निम्नीकृत बहुलक कौन सा होता है? तो देखोगे आप, अगला जो जैव निम्नीकृत बहुलक आता है वो हो जाता है आपका 3rd नंबर पर
कैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। अब पॉलीकैप्रोलैक्टोन के लिए मैंने कल एकलक इकाई आपको क्या बताई थी, C डबल बॉन्ड O और O, और बीच में क्या लगा देने आपको 5 CH2 समूह। और ये जो N मॉलिक्यूल यहां पर इसके लिए जाएंगे, ये यहां से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड। अब देखो यहां से इसकी श्रृंखला खुलेगी, बहुलकन या बहुलीकरण होगा इसका, और यहां से आप देखते जाओगे तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 क्या आ जाएंगे, CH2 का होल 5, ये आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, N मॉलिक्यूल तो यहीं लग जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इकाई को और लिख के बता रहा हूं आपको, जैसे O CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O। अब आगे इसमें फिर क्या आएगा, O के बाद फिर यहां से O CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, और फिर कंटिन्यू यही। तो फिर देखो आप, ये R श्रृंखला का मतलब R, ये C डबल बॉन्ड O, फिर से O, और फिर इसको क्या मान रखा है, R। तो RCOOR, ये भी क्या बन चुका है आपका एस्टर। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये तो है आपका कैप्रोलैक्टोन, ये तो क्या है आपका कैप्रोलैक्टोन, और इसके बहुलीकरण से बनने वाला है वो क्या कहलाएगा आपका, ये एक एस्टर है, ये भी क्या है, एक एस्टर है। और इसका उपयोग भी चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस में किया जाता है, तो ये इनका उपयोग है सबसे ज्यादा नियंत्रित ड्रग रिलीज करने वाले कैप्सूल के खोल बनाए जाते हैं, यानी नियंत्रित ड्रग को रिलीज करने वाले जो कैप्सूल आते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इससे होता क्या है, जैसे मान के चलो आपने कैप्सूल लिया, उसके अंदर दवाई भरी हुई है, वो आपके शरीर में गया, धीरे धीरे जैसे ही पानी में ये घुलेगा तो ये जो एस्टर श्रृंखलाएं होती हैं ये बीच बीच में से टूटने लगती हैं, और जैसे जैसे ये टूटने लगती है तो इसमें से जो ड्रग्स है यानी कि जो औषधि है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती है, और जब ये औषधि धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें आराम मिलता जाएगा और ड्रग हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में आती चली जाएगी। देखा होगा आपने कैप्सूल के ऊपर प्लास्टिक का सा खोल होता है, वो इन्हीं से बनाया जाता है। तो नियंत्रित ड्रग रिलीज करने में किसका उपयोग किया जाता है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, शॉर्ट में क्या बोलोगे, पॉलीकैप्रोलैक्टोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जैव निम्नीकृत बहुलक है जिनका चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अगला नेक्स्ट पॉलीकैप्रोलैक्टोन के बाद चौथे नंबर पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। अब देखो इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो दो एकलक इकाइयां हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है 3 हाइड्रोक्सी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल जो मोनोमर हैं एकलक इकाइयां हैं वो याद कर ली होंगी, तो आपको ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब एक्चुअली ब्यूट यानी 4 कार्बन, हाइड्रोक्सी मींस OH, तो यहां से क्या करेंगे हम बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ओइक अम्ल का मतलब क्या होता है, COOH। देखो एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दोगे, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, प्लस दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, जो ये मेरे पास ब्यूटेनोइक है अब ये पेंटेनोइक हो चुका है तो एक कार्बन और बढ़ा देना है मेरे को, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका OH, ये C डबल बॉन्ड OH, और इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट करते चलोगे।
ठीक है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेने मेरे को, n मॉलिक्यूल, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेने मेरे को, n मॉलिक्यूल। और जब इसका बहुलीकरण किया जाएगा, जब इसका बहुलीकरण किया जाएगा तो बहुलीकरण करने पर क्या होगा, यहां से आपका H, यहां से आपका OH, यहां से आपका H, और देखो यहां से H जा रहा है तो यहां से आपका OH। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, देखो सीधा ऑक्सीजन, फिर इसके बाद CH, नीचे आपका CH3, फिर आपका CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद OH गया, H गया, सीधा कौन आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर CH, फिर नीचे कौन है CH2, CH3, फिर इसके बाद CH2, देखकर बोलते चलोगे आप, और यहां से पूरे पर आपको क्या लगा देना है, N मॉलिक्यूल। और ये आपका क्या बन गया, पॉली, देखो पॉली लगेगा पहले, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बेलेरेट, या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हो। अब एक्चुअली देखोगे आप तो यहां पर देखो फिर से इसको क्या मानो, R, C, O, O, और फिर से ये R, श्रृंखला को R मानना है। तो ये भी क्या हो गया, एक, ये भी एक आपका एस्टर है, और कौन सा एस्टर है, पॉलीएस्टर। तो अब आपसे मान के चलो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल बताइए, तो आपके लिए बड़ा आसान है। पहला पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। तो ये 4 आपके क्या हो चुके हैं, पॉलीएस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा और भी पॉलीएस्टर होते हैं, डेक्रोन, टेरिलीन, ठीक है, उनको भी हम वैसे एकलक इकाई के रूप में तो पढ़ चुके हैं, और पॉलीमर भी मैंने आपको बनाना बताया था, ठीक है, लेकिन डिटेल में अभी हम और पढ़ने वाले हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग विशेष प्रकार की पैकिंग में किया जाता है, और ऑर्थोपेडिंग युक्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो विशिष्ट पैकेजिंग में, विशिष्ट पैकिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग ऑर्थोपेडिक युक्तियां बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो विशिष्ट पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक युक्तियां बनाने में, डायलिसिस में भी इसका थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। और ये होता है आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपका चैप्टर काफ़ी हद तक पूरा होता जा रहा है, क्योंकि हमें इसमें पढ़ना ही क्या है, इसमें हमें बहुलक ही तो पढ़ने एक एक करके, कि बहुलक का निर्माण किससे किया जाता है, बनने वाली इकाई कैसी होती है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, ये योगज बहुलक है या संगनन, तो अभी मैं इसको बताने वाला हूँ वैसे तो, लेकिन एक नॉर्मली आप ये बता सकते हो कि देखो कल मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बताया था कि 2 बहुलक यदि आपस के डायरेक्ट चिपक जाएं, यानी कि जुड़ जाएं, और उससे किसी भी प्रकार का सह उत्पाद नहीं बने, केवल मुख्य उत्पाद बने, तो वो तो होता है योगज। और उसमें से मुख्य उत्पाद के साथ साथ जल का अणु निकल जाए, कोई और छोटे छोटे अणु निकलने लग जाएं, तो वो होता है संगनन। तो आप बता सकते हो OH निकल रहा है, H यानी कि H2O निकल रहा है, और जब H2O के N मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल रहे हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो NH2O। तो यहाँ पर जब H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये संगनन बहुलीकरण हो जाएगा, यानी कि सह उत्पाद बन रहा है। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने, समबहुलक है या सह बहुलक है। सम मतलब सभी इकाइयां एक समान, और सह मतलब सभी इकाइयां अलग अलग, या फिर एक से ज्यादा प्रकार की इकाइयां हो। तो देखो ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, और दोनों इकाइयां कैसी हैं, डिफरेंट टाइप की, और ये इकाई अलग अलग होने के कारण ये आपका कैसा बहुलक होगा, ये आपका सह बहुलक, ठीक है, संगनन बहुलक, ठीक। तो सह बहुलक है, संगनन बहुलक है ये। और लास्ट हम बात करते हैं जैव निम्नीकृत में, नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है जैव निम्नीकृत बहुलक में 5वां आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6।
नायलॉन 2 जो नायलॉन 6 होता है ये एक पॉलीएमाइड होता है। कैसा बहुलक है ये? पॉलीएमाइड। अब एक्चुअली जो पॉलीएमाइड है इसमें होता क्या है, देखो नायलॉन 2 इसमें होता है एक तो ग्लाइसिन और दूसरी नायलॉन 6 वाली इकाई होती है एमिनो कैप्रोइक अम्ल या फिर एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक अम्ल भी बोल दिया जाता है। अब ग्लाइसिन क्या होता है आपका? CH2 C डबल बॉन्ड OH और NH2। एमिनो कैप्रोइक अम्ल मैंने आपको क्या बता दिया था? NH2 CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड OH। इसके भी N यूनिट और इसकी भी N यूनिट। अब सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, एक H को नीचे लगा देता हूं और यहां पर भी एक H को नीचे लगा देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा? बहुलीकरण, यानी कि ये बहुलक बनाएगा जुड़कर। जब ये बहुलक बनाएगा तो यहां से H इधर से OH आपस में कनेक्ट होंगे। एक्चुअली आपने देखा होगा जब डबल बॉन्ड होता है तो उस समय तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैं उससे डायरेक्ट जोड़ देता हूं। लेकिन जब मेरे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, डायरेक्ट ये ऊपर लग रहा है, इस श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मेरे को कुछ ना कुछ अनुभार निकाल कर ही ये आपस में जोड़ने पड़ते हैं। तो आप कह सकते हो योगज बहुलक जो बनता है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने पर बनता है। और संघनन बहुलक जो बनता है, संघनन मतलब जिसमें मुख्य उत्पाद के साथ सह उत्पाद भी बने, जल का अणु निकल जाए, अमोनिया का अणु निकल जाए, एल्कोहल का अणु निकल जाए, HCl का अणु निकल जाए, कुछ भी निकल सकता हो। जैसे अमूमन H2O ही बाहर निकल रहा है, तो वो क्या कब होता है? जब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करने वाला हूं आपसे। चलो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा? NH, फिर इससे क्या जुड़ जाएगा? CH2, CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, OH चला जाएगा, H चला जाएगा, सीधा कौन आ जाएगा? NH, NH से फिर CH2 का होल 5 और फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H गया तो यहाँ से कौन चला जाएगा? आपका OH। ठीक है, और ये इधर से फ्री और ये इधर से फ्री, यहाँ पर N मॉलिक्यूल लगा दोगे तो ये आपका क्या बन चुका है? नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब 2 क्यों आया? 2 कार्बन के कारण, इस इकाई में 2 कार्बन है। 6 क्यों आया? इस इकाई में 5 और एक 6 कार्बन एटम है, तो इस कारण ये क्या हो गया आपका? नायलॉन 2 को नायलॉन 6। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी ये क्या बन जाती है? एक पॉलीलैक्टिक एसिड, सॉरी नायलॉन 2 को नायलॉन 6 एक जैव निम्नीकृत बहुलक का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? ये एक पॉलीएमाइड होता है। अब पॉलीएमाइड का मतलब क्या है? तो आप देखोगे इधर से इसको तो क्या मानोगे? R मैंने बताया था आपको, श्रृंखला है। फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या लगा हुआ है? NH और इधर से, तो ये बॉन्ड कौन सा है? एमाइड। कौन सा बॉन्ड है? एमाइड। और RCONH2, अब 2 की जगह यहाँ पर फिर क्या लग रहा है? R, तो एक हाइड्रोजन को हटाकर R लगा दिया, ये R है, श्रृंखला है। R का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। तो 5 कार्बन की हो, 1 की हो, 2 की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो RCONH2 और एक H की जगह R है, तो ये क्या है? एक एमाइड है और N मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये पॉलीएमाइड है। ठीक है, आप याद रखोगे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पॉलीएमाइड का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2 को नायलॉन 6, तो जितने भी नायलॉन वाले हैं ये सब पॉलीएमाइड हैं, और जितने भी इसको छोड़कर जितने भी जैव निम्नीकृत बहुलक हैं वो सब पॉलीएस्टर हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमाकर यदि थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि 2 पॉलीएस्टरों के बहुलकों के नाम लिखो या 2 पॉलीएमाइडों के लिखो, तो आपके पास अभी तक 3 पॉलीएमाइड, नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6 और नायलॉन 6, और 4 पॉलीएस्टर कौन कौन से हो चुके हैं? पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, और इसके अलावा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टोन। ये आपके क्या हो चुके हैं? जैव निम्नीकृत बहुलक। इसका उपयोग भी चिकित्सा क्षेत्र में डायलिसिस करने में, टाँके लगाने में, ठीक है, और हड्डियों के प्लेट बनाने में इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक आते आते हमारे जैव निम्नीकृत बहुलक कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं योगात्मक और संगणन बहुलीकरण की विधियां, जो हमारा बहुलकन के आधार पर क्लासिफिकेशन अभी रह रहा है।